हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त। तो बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं। तो बेटा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये कहाँ मिलेंगे? लिखिए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए रियल एनालिसिस बाय HD मैथमेटिक्स। तो आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के सारे वीडियोस एक साथ मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं। स्टार्टिंग में आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर के वीडियो मिलेंगे, फिर आपको रीमन इंटीग्रल के वीडियो मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के वीडियो। वो सारे वीडियोस आप एक साथ देखिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी मेरी बहुत सी प्लेलिस्ट चल रही है, जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। जो भी आपको चाहिए बस जाके लिखिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बाय HD मैथमेटिक्स मिल जाएगा। लिखिए ग्रुप थ्योरी बाय HD मैथमेटिक्स मिल जाएगा। लिखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय HD मैथमेटिक्स मिल जाएगा। लिखिए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बाय HD मैथमेटिक्स मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस। हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है। देखो बच्चों, मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन किया था उसमें एक जरा इंपॉर्टेंट बात पहले सुन लो। नया क्वेश्चन करने से पहले पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, उसको जरा समझ लो। देखो ध्यान है आपको, पिछला वीडियो देखो। तो पिछले वीडियो में बच्चों जो हमारा fn(x) आया था, वो देखो fn(x) कुछ ऐसे आया था, 1 - 1 - x की पावर n, और x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक दी गई थी। ये क्वेश्चन था। इसमें मतलब जो सम आया था वो ये fn(x) था। मैं पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ, पिछला वीडियो देखो। अभी मैं नया क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात रह गई थी, इसको समझो। देखो, जब मैंने x = 2 लिया था और x = 2 पर मैंने लिमिट निकाली थी इस fn(x) की, है ना, क्योंकि fn(x) क्या होता है? n टर्म का सम। इसकी लिमिट मैं निकालता हूं। तो जब x = 2 मैंने रखा था तो क्या हुआ था, यहां पर क्या होगा, -1 की पावर n होगा। तो मैंने बताया था कि n के इवन ऑड होने से अब काफी फर्क पड़ जाएगा। अगर मान लो n इवन हुआ तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका एक आंसर 0 हो सकता है। अगर n ऑड हुआ तो -1 की पावर ऑड -1 से +1, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इसके दो आंसर आ रहे हैं। ऐसी चीजों को ऑसिलेटरी कहते हैं। तो इसका मतलब x = 2 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मतलब ध्यान रखना, x = 2 पर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं है, नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ये बात ध्यान रखना। x = 2 पर देखो, हम लोगों ने चेक कर लिया था, हम लोगों ने देखा था कि x = 2 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं था। हम लोगों ने अपने मेथड से चेक किया था तो पाया था x = 2 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं था। लेकिन देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये x = 2 पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं है। ऐसे केसेस कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि x = 2 पर इसकी लिमिट जो है वो दो केसेस में जा रही है। मतलब इसकी लिमिट कुछ फिक्स नहीं है। n को इवन लोगे तो वैल्यू +1, 1 - 1 0 हो जाएगा। n को ऑड लोगे वैल्यू -1, तो ये 1 2 हो जाएगा। तो देखो, इसलिए ये ऑसिलेटरी लिमिट है ना। ये क्या लिखा है? ये लिखा है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। x को हमने 2 रख दिया, इसी में x को 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन इसकी लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी में। तो ये x = 2 पर पॉइंट वाइज भी नहीं है। और हाँ, x = 0 पर मैंने बताया था कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन 2 पर तो पॉइंट वाइज भी नहीं है। तो इसका मतलब जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का जो इंटरवल था वो 0 से लेकर 2 पर ओपन, 0 पर क्लोज और 2 पर ओपन। 0 पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था, क्योंकि x = 0 पर इसकी लिमिट निकल आएगी। जैसे अगर आप इसी में x = 0 रखें तो x = 0 पर अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी को निकालें, x = 0 रखो तो क्या हुआ, 1 - 1 की पावर n। तो 1 - 1 की पावर n, और 1 की पावर n क्या होता है, 1। तो ये आंसर 0 आ गया। तो 0 पर लिमिट आ रही है, तो 0 पर पॉइंट वाइज है, लेकिन 2 पर पॉइंट वाइज भी नहीं है। हाँ, तो पॉइंट वाइज का जो इंटरवल हुआ ये हुआ, और यूनिफॉर्म का जो इंटरवल हुआ, ध्यान रखना, वो ओपन इंटरवल 0 2 हुआ, क्योंकि 0 पर केवल पॉइंट वाइज है। हम लोगों ने मेथड से देखा था तो 0 पर यूनिफॉर्म नहीं था। तो ये इंटरेस्टिंग बात मैं बताने को भूल गया था पिछले वीडियो में। लिखा मैंने सब कुछ था, बस ये बता ही नहीं थी आपको कि ये 2 पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना।
क्योंकि 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, 2 पर दो आंसर आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन देखो बच्चों, आज यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का और करते हैं। देखो ये जो मेथड बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले सीरीज के एन टर्म का सम निकालते हैं, फिर उसका कन्वर्जेंस देखते हैं। और जरूरी नहीं है कि सीरीज के एन टर्म का सम निकल ही आए, तो जब सीरीज के एन टर्म का सम नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग अभी आगे मेथड पढ़ने वाले हैं कैसे करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जहां पर सीरीज के एन टर्म का सम निकलता है और हम लोग सम को निकाल कर उसका कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान दो, हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। और आज देखो क्वेश्चन ये है, ये हमें सीरीज दी गई है सिग्मा e की पावर 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, e की पावर 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सॉरी 2 ऊपर है और e की पावर है n स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये है 2n माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे है e की पावर n माइनस 1 एक्स स्क्वायर। देखो ये हमें यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, ठीक है। ऐसे करके देखो यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, यहाँ भी n स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी ऐसा, मतलब देखो सिग्मा ऑफ दिस लिखते ही समझ जाना कि एक सीरीज की बात कर रहे हैं और ये उसका nth टर्म है। और देखो जो nth टर्म है वो ये है, इसका क्या है बोलो, tn क्या है, 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस, है ना, e की पावर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, देखो ये, और माइनस ये है 2n माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर n माइनस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये देखो हमारा tn दिया गया, ठीक है। देखो tn जो है वो डिफरेंस फॉर्म में, तो यहीं से हम इसके n टर्म का सम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे कि अगर मैं यहां से t1 को निकालूं तो n की जगह 1 रखेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन e की पावर x स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 0 सारा, क्योंकि n को रखना है 1, है ना, सारा 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। अच्छा अब देखो अगर मैं n की जगह 2 रखूं तो t2 आएगा, 2 और 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस n की जगह 2 रखोगे तो मिलेगा क्या बोलो, 2x स्क्वायर अपॉन e की पावर x स्क्वायर। फिर अगर हम n की जगह 3 रखें तो देखो t3 क्या आएगा, t3 आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, n की जगह 3 रखेंगे तो e की पावर 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे करते 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 लास्ट में हमको tn मिलेगा, क्योंकि यहां पर बेटा सम निकालना इजी है, क्योंकि tn जो है ना पहले से डिफरेंस फॉर्म में हमें इन्होंने दे दिया, ठीक है। देखो tn क्या होगा, यही होगा 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर n माइनस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान दो, ये टर्म इससे सबको सम करना है, सम करने का मतलब सारे टर्म आपस में ऐड करने, तो ये इससे कैंसिल होगा, केवल देखो ये भी अपने अगले वाले से कैंसिल होगा और ये भी अपने पिछले वाले से कैंसिल होगा। देखो ऐसे करके सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो जो हमारा सम आएगा t1 t2 से लेकर tn तक का जो सम आएगा, जिसको हम fnx कहते हैं, वो सम देखो सिर्फ ये आएगा 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो ये जो टर्म है ये अपने आगे वाले जो t3 है ना, इसका ये टर्म t4 से कट जाएगा और tn का जो लास्ट वाला टर्म है ये tn माइनस 1 वाले से कट जाएगा, तो tn का केवल फर्स्ट टर्म मिलेगा जो यहाँ पर मैंने लिखा है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, इतना तो मालूम है, tn का मतलब यही लिख दो लास्ट में, और इसका ये टर्म कट जाएगा, लास्ट वाला कट जाएगा, ये tn का फर्स्ट वाला बच जाएगा, ठीक ना, इतना तो तुम समझ लेते हो यार। अच्छा अब देखो ये fn आ गया, अब हमें fn का कन्वर्जेंस चेक करना है। fn क्या है, n टर्म का सम है, तो हमें अब n टर्म के सम का कन्वर्जेंस चेक करना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले fx निकालो, fx का मतलब क्या हुआ, इसकी n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट निकालो। अब देखो लिमिट कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं x को रख दूं 0 तो ये सबको 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 नीचे की पावर 0 1 तो सबको 0 हो जाएगा। अगर मैं x को 0 ना लूं तो क्या होगा, देखो
ये n को रखोगे इंफिनिटी तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनेगा। देखो इसकी लिमिट अलग से निकालते हैं, यहां पर इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। हमको मिटा सके तो जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। अरे ये सब थोड़ी वो शेरो शायरी किया करते थे जब जवान थे यार। अच्छा अभी भी जवान है नहीं यार, अब तो कहाँ, मतलब जवान तो तुम लोग हो यार, तुम जवान नहीं तुम नौजवान हो। चलो खैर, हाँ तो समझो क्या हुआ, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर अगर हमें लिमिट निकालनी, देखो x को 0 रखते ये 0 हो गया था, और 0 की लिमिट निकालोगे वो 0 ही होगी। लेकिन जब हम x को 0 नहीं लेंगे तो क्या होगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर देखो जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, देखो समझो ध्यान से, ये बनेगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि ये इंफिनिटी हो गया n को रखते, और e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू भी इंफिनिटी होती, मैंने बताया था आपको। अब ये हम क्या करेंगे, देखो लॉपिटल लगाएंगे कैसे, n के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, n के। तो ऊपर क्या होगा 2x स्क्वायर इंटू 2n, और नीचे क्या होगा e की पावर n स्क्वायर x स्क्वायर, इसको फिर से करोगे तो x स्क्वायर इंटू 2n। n के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना, क्योंकि n के लिए लिमिट चाहिए। देखो x स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, और n से n गया। अब रखोगे इंफिनिटी तो ऊपर क्या बचेगा 2, e की पावर क्या हुआ इंफिनिटी, तो 2 बाई इंफिनिटी वैल्यू क्या होगा 0, देखो यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब देखो fx 0 आ गया फॉर ऑल x, fx की वैल्यू 0 आ गई फॉर ऑल x। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हम mn मेथड लगा सकते हैं, और ध्यान रखना शॉर्टकट मेथड यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि वैल्यू सेम है हर जगह। एक पॉइंट पर वैल्यू अलग होती तो कहते कि भाई यहाँ पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, और हाँ पॉइंट वाइज तो हर जगह, क्योंकि पॉइंट वाइज तो हर जगह लिमिट आ रही है, 0 पर भी आ रही, 0 नहीं है तब भी आ रही, तो पॉइंट। अच्छा देखो ध्यान रखना, इसमें मैंने x की वैल्यू नहीं दी, तो जब x की वैल्यू नहीं दी तो हमें x की वैल्यू ऑल रियल नंबर मानना है, मतलब x की वैल्यू हमें इस इंटरवल में अब लेके चलना है। वही देखो हमने किया भी है, x को नॉन जीरो लिया और x को 0 लिया, मतलब देखो x की सारी वैल्यूज आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जब ना दी जाए तो x को हम ऑल रियल नंबर्स मान के चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो देखो यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड से अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू सेम आ रही है, वैल्यू अलग आती तो बोल देते। और हाँ एक अच्छी बात है, यहाँ पर हम mn मेथड लगा सकते हैं। देखो mn मेथड कैसे लगाते हैं, ये अपना fnx है और ये fx है, ठीक है। तो देखो mn मेथड कैसे लगाते हैं, इसको हम लोग लगाकर सवाल को आसानी से निकालेंगे, ठीक है ना। लिखो जल्दी ध्यान से, हो मेरे मितवा मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे। तो mn निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fnx माइनस fx, इसके मॉड का निकालते हैं सुप्रीमम, है ना। fx क्या है 0, तो देखो fnx है ना, मॉड ऑफ 2n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन e की पावर n स्क्वायर x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अच्छा मॉड ऑफ दिस, एक पॉजिटिव वैल्यू हुई है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मॉड उसी के बराबर रहता है, तो mn क्या हो गया, देखो mn हो गया इसका सुप्रीमम, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू का मॉड उसी के बराबर रहता है, तो ये आ गया mn का मतलब हो गया इसका सुप्रीमम। तो इसका हमें सुप्रीमम चाहिए, देखो उसका मेथड क्या होगा, इसको y मान लेते हैं। मैंने बताया था सुप्रीमम निकालने के लिए आप उसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे जाना पड़ेगा, तो इसको हमने y मान लिया, y मान के बच्चों हम लोग इसका सुप्रीमम देखो निकालेंगे। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, दीदार की सनक है
देखो बच्चों, इसका करना है डिफरेंशिएशन, तभी हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तभी इसका किस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम है ये मालूम चलेगा। तो क्या होगा देखो, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, 2n² x² का 2x, क्योंकि रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ध्यान देना। जब लिमिट निकाल रहे थे तो रिस्पेक्ट टू n कर रहे थे, लॉपिटल रूल में, एल हॉस्पिटल रूल में, यहां पर रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो क्या हुआ, कुछ कॉमन शॉमन आएगा, हाँ ले लो भाई कॉमन अमन, e की पावर n² x² कॉमन, ये क्या हुआ देखो 4n² x कॉमन, तो क्या बचा, ये तो सब 1 हो गया। यहां देखो ये कॉमन चला गया, 4 कॉमन चला गया, n² कॉमन चला गया, x चला गया, तो क्या बचा, n² x² बचा है, और नीचे तो ये e की पावर 2n² x² बचा, ये d/dx आया। अब हमें d/ds को क्या करना होगा, पॉजिटिव, इसी को पॉजिटिव करें। तो देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि e की पावर x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, x कुछ भी रहे, e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये भी सब देखो पॉजिटिव है ना, और नहीं ये पॉजिटिव नहीं कह सकते, x इसमें है ना, x वाले को पॉजिटिव नहीं कह सकते, इंटरवल तो कुछ दिया नहीं है, इंटरवल तो कुछ दिया नहीं है, तो x वाले को पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं, है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, x नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, इनसे हटा दो, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये पॉजिटिव, फर्क नहीं पड़ेगा, इससे डिवाइड कर दो, ये भी पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या बचेगा देखो, यहां पर ये पूरा बचेगा, ये पूरा यहां पर बचेगा, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा अब देखो 4n² पॉजिटिव, इसको भी हटा सकते हैं, डिवाइड कर दो, ये बचेगा, ठीक है, पॉजिटिव। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये x है, इसके फैक्टर करो, तो ये क्या होगा, 1 - nx और 1 + nx, इसके फैक्टर हुए, है ना। अच्छा अब देखो क्या हुआ, अब देखो यहां पर लगाना है वेविकर मेथड, क्योंकि 3 फैक्टर है, लेकिन x का कोफिशिएंट देखो यहां नेगेटिव है, तो मैंने बताया था ऐसे में वेविकर मेथड नहीं लगाते, x का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा nx - 1 और ये nx + 1, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 0 × -1 0 ही रहेगा, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो nx - 1 हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, x की वैल्यू 1 होगी 0, और यहां से x आएगा 1/n, और यहां से x आएगा -1/n, तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे आएगा, है ना। 3 फैक्टर आ गए ना, देखो ऐसा जनरली होता नहीं, 3 फैक्टर आए, यहाँ 3 फैक्टर आ गए, तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू यहां से 1/n आएगी, यहां लिखे जाएगी, यहां से x की वैल्यू -1/n आएगी, यहां लिखेंगे, x की वैल्यू यहां 0 आएगी। अच्छा थोड़ा चला गया नीचे, थोड़ा चला गया नीचे, कोई बात, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, देखो ऐसे बनेगा डायग्राम, ये यहां से x आएगा 0, इस फैक्टर से x आएगा 1/n, क्योंकि अगर हम इस फैक्टर को 0 करेंगे तो x क्या आएगा 1/n, इस फैक्टर से आएगा x - 1/n, फिर ऐसे किया, ऐसे 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 किया, फिर राइट से हमेशा चलते हैं, स्टार्टिंग प्लस से करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, हमेशा ऐसे ही करते हैं, राइट से चल के स्टार्टिंग प्लस माइनस करते जाते हैं, ठीक है ना। जितने फैक्टर आते हैं उनको लिखते हैं, और फिर राइट से हमेशा प्लस माइनस करते चलते हैं हमेशा। x का कोफिशिएंट पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, जैसे यहाँ नेगेटिव था तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, है ना, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, क्योंकि 0 को -1 से करोगे 0 ही रहेगा, लेकिन इधर -1 से करोगे
तो इसमें करेंगे, सब में नहीं करेंगे, क्योंकि -1 जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, वो -1 का इफेक्ट इसमें ले जाएंगे, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना ना, इसीलिए। और 0 इंटू -1 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा बच्चों, इससे हमें मालूम चलेगा कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। देखो क्या हो रहा है, देखो dy/dx पॉजिटिव कब है। देखो हमें dy/dx को पॉजिटिव करना था, लेकिन फाइनली वो इनइक्वालिटी निगेटिव हो गई। तो अब हमें निगेटिव को देखना होगा। निगेटिव देखो ये है, मतलब -∞ से -1/n तक ये वैल्यू निगेटिव है। ये वैल्यू निगेटिव का मतलब dy/dx पॉजिटिव। वैसे तो dy/dx पॉजिटिव करते हैं इंक्रीजिंग के लिए, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि वो पॉजिटिव जो था वो अपने आप ही निगेटिव में चेंज हो गया। लेकिन ये निगेटिव का मतलब हमें dy/dx पॉजिटिव मिलेगा, ध्यान रखना। तो मतलब ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो इस इंटरवल में देखो ये दो निगेटिव है, तो ये इंटरवल किसका हो गया, इंक्रीजिंग का, क्योंकि यहां भी ये टर्म निगेटिव है, यहां भी ये टर्म निगेटिव है। इस टर्म के निगेटिव का मतलब इसका पॉजिटिव, ये बात नहीं भूलना। तो ये इंक्रीजिंग का इंटरवल है। और जो बचा हुआ है क्या, -1/n, 0 और 1/n से इंफिनिटी, है ना, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, यहां पर क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। देखो अगर हम ग्राफ का एक रफ आइडिया लें, जो मेरा फंक्शन था उसका अगर हम रफ आइडिया लें, देखो फंक्शन ये था y बराबर 2n² x² अपॉन e की पावर n² x², ये हमारा फंक्शन था। देखो जैसे अगर हम देखें तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 है, x 0 लोगे तो y 0 आएगा। अच्छा 0 से 1/n तक ये फंक्शन कैसा है बोलो, इंक्रीजिंग। देखो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो इंक्रीज करेगा। अच्छा 1/n से इंफिनिटी तक ये डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसे डिक्रीज करके जाएगा, क्योंकि देखो जब हम n को इंफिनिटी लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसकी लिमिट क्या थी, 0 थी। जब हमने fx निकाला था तो fx में हमने इसकी n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट ली थी। अच्छा अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर भी लिमिट लें इसकी, तो वो भी 0 आएगी। जैसे n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट 0 आई थी, वैसे ही x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर भी लिमिट 0 आएगी। मतलब जब x को इनफाइनाइट ले जाएंगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के पास जाएगी। अच्छा फिर देखो क्या था, -1/n से 0 तक ये था, बोलो -1/n से लेकर 0 तक ये था डिक्रीजिंग, है ना। तो ये देखो डिक्रीजिंग हो गया ऐसे, है ना, डिक्रीजिंग। और -∞ से -1/n तक इंक्रीजिंग, देखो ऐसे ग्राफ आया, ये ग्राफ आया। देखो -∞ से -1/n तक इंक्रीजिंग हुआ, फिर डिक्रीजिंग हुआ, है ना। -1/n से 0 तक देखो ये डिक्रीजिंग हुआ, 0 से 1/n तक देखो ये फिर इंक्रीजिंग हुआ, और 1/n से इंफिनिटी देखो फिर डिक्रीजिंग हुआ। जब आप x को इंफिनिटी लोगे तो वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी। अच्छा देखो इस फंक्शन में एक खास बात और है, थोड़ा बता देते हैं। देखो जैसे इसको अगर हम fx मानते, इस फंक्शन को, ये फंक्शन है ना, इसको fx माना, अगर हम x की जगह -x रखें तो फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। देखो रख के देखो, क्योंकि -x² होगा तो फंक्शन की वैल्यू वापस यही आ जाएगी। तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की खास बात ये होती है, जैसा उसका ग्राफ ओरिजिन के राइट में होता है, एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में होता है। देखो वही ग्राफ ये आया, क्योंकि x को -x रखोगे तो फंक्शन वही मिलेगा। ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। और इवन फंक्शन की खास बात ये होती है कि जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में होता है वैसा लेफ्ट में होता है। तभी देखो जैसा इधर है वैसा इधर है। अब देखो ये जो 1/n है, इस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, या -1/n कह लो, बात बराबर है। मतलब x की वैल्यू जब आप 1/n लोगे, x की वैल्यू 1/n लोगे तो y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, जो हमें देखना था, क्योंकि हमें इसका सुप्रीमम देखना था। और अगर आप x को -1/n लोगे तब भी y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, बात बराबर है। कुछ भी ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो, क्योंकि दोनों पर वैल्यू सेम आएगी। इस पर y की मैक्सिमम वैल्यू सेम आएगी। तो जैसे ये ले लो, चाहिए मान लो ये ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2,
x को रखोगे 1/n तो खाली 2, और नीचे भी क्या आएगा बोलो, x को रखोगे 1/n तो 2/e आएगा, 2/e आएगा केवल। x को अब -1/n रखोगे तब भी यही आएगा, सेम आएगा। तो यही हमारा mn हो गया, mn। अब अगर हम इस mn की लिमिट इंफिनिटी पर निकालें तो वो आंसर 2/e ही रहेगा। मतलब देखो जो mn की लिमिट इंफिनिटी पर आई वो 0 नहीं आई, क्योंकि mn आ गया 2/e, 2/e मतलब तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट फंक्शन थोड़ा चला गया बाहर, ठीक है, mn क्या आ गया, 2/e आ गया। बात समझे ना, जब mn 2/e आ गया तो अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर mn की लिमिट निकालें, मतलब अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 2/e की लिमिट निकालें तो वो 2/e है और ये 0 नहीं होगा, क्योंकि जब mn की लिमिट इंफिनिटी पर 0 आती थी तब उसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहते थे, और यहां पर तो लिमिट 0 नहीं आ रही है ना, mn की लिमिट इंफिनिटी पर 0 नहीं आ रही, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब जो हमारा इंटरवल था यहाँ पर वो क्या था, पूरा रियल लाइन था, तो इस पूरे इंटरवल पर ये फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ, पॉइंट वाइज हर जगह। अब mn मेथड में एक दिक्कत ये होती है, ये किस पॉइंट पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है ये नहीं मालूम पड़ता है ना। हाँ, मतलब ये इस इंटरवल पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ये कंफर्म है, पॉइंट वाइज है ना। तो इंटरवल नहीं दिया था, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना जो मैंने बताया। ग्राफ देखो मैंने कैसे बनाया है, ग्राफ का मतलब एक रफ आइडिया लेते हैं, ये कोई इसका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, लेकिन हाँ काफी हद तक एग्जैक्ट है, क्योंकि और भी अगर हमें ग्राफ देखना होगा तो कॉन्केविटी देखनी पड़ती है। कॉन्केव डाउन कब होगा, मतलब कॉन्केव डाउन से मतलब शेप ऐसी लेगा या शेप ऐसी लेगा, इसको कहते हैं कॉन्केविटी। तो जिसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कॉन्केविटी को देखने के लिए डबल डेरिवेटिव पे जाना पड़ता है, इसकी जरूरत यहाँ हमको नहीं है। सिंगल डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया लगा लिया और हमें यहाँ से ग्राफ मालूम चल गया, है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया लगा के हम सुप्रीमम फंक्शन का निकाल सकते हैं, और सुप्रीमम निकालते ही वही हमारा mn होता है, तो बस उसकी लिमिट निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिमिट 0 नहीं आई है, 2/e आई है, ये 2 है, ध्यान रखना। वो कई बार मैं 2 को z की तरह लिख देता हूँ, वो z नहीं है, 2 है, ठीक है बच्चों। तो ये काफी अच्छा हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन किया। तो ये वो क्वेश्चन है जहां पर हम सीरीज का कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं और सीरीज के एन टर्म का सम निकाल लेते हैं। अब हम आगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम सीरीज के एन टर्म का सम ना निकाल पाए, ठीक है। तो उनको हम लोग अगला पार्ट जो भी आएगा उसको करेंगे। तो बेटा ये सारे पार्ट अलग अलग प्लेलिस्ट, मतलब ये सारे पार्ट एक ही प्लेलिस्ट में जा रहे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के, और उस प्लेलिस्ट का नाम है रियल एनालिसिस। अगर आप टाइप कर दें रियल एनालिसिस बाय HD मैथमेटिक्स तो पूरी प्लेलिस्ट निकल आएगी। उसमें सीक्वेंस के वीडियो भी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के भी हैं। एक होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर, आप स्टार्टिंग से पढ़िए, ये सब मैं डिफरेंस बताता आ रहा हूँ खास तौर पर, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।